हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक नियम और उससे रिलेटेड उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। मतलब आपकी क्लासरूम या ऑफलाइन पढ़ाई या उससे बेहतर पढ़ाई आपको आपके घर बैठे मिलेगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इनकम टैक्स 1 बाय 1 नहीं मिलेगा। हम आपके लिए बीकॉम थर्ड ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आप हमसे जुड़िए। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और आप हमसे पेड क्लास न्यूनतम फीस में, सबसे मिनिमम फीस में आप सबसे बेहतर पढ़ाई पढ़ने के लिए हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने इनकम टैक्स के सबसे बेहतरीन लेसन और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाने वाला पार्ट वेतन से आय शुरू किया, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने आपको बता दिया था कि वेतन 2 समय में प्राप्त होता है। एक तब जब हम नौकरी में लगे हुए हैं, मतलब हमारे द्वारा नियमित सेवा दी जा रही है, ठीक है, रेगुलर सर्विस प्रोवाइडेड, और उसके बदले में हमें कुछ पैसे मालिक के द्वारा मिलते हैं, वो हमारे लिए वेतन है। और सेवा काल में वेतन है, ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड। एक सैलरी उस समय भी हमें मिलती है, वो भी वेतन का ही हिस्सा होता है। जब हम रिटायर होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं तो हमारे मालिक द्वारा हमें दिया जाता है। मतलब मुद्दा ये है कि मालिक दे और कर्मचारी को दे। तो जब मालिक के द्वारा दिया जाएगा, कर्मचारी को दिया जाएगा, ठीक है, तो वो वेतन ही होगा। तो यहाँ इसीलिए इसको कितने पार्ट में बांट दिया गया है? 2 पार्ट में, अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया है। एक तब जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, मतलब अभी हमने रिटायरमेंट नहीं ली है, और दूसरा जब हम रिटायर हो चुके हैं तब। तो मतलब आपको कितने टुकड़ों में पढ़ना है? 2। हाल फिलहाल हम पहला पढ़ रहे हैं कि जब हमारी नौकरी चल रही हो तब वेतन में क्या क्या आएगा। तो उस दिन मैंने कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था वेतन एक डेड बॉडी के समान मैं मानता हूँ, जो 4 कंधों पे चल के आती है। ठीक, वो 4 कंधे मैंने क्या गिनाए थे? मूल वेतन, बेसिक सैलरी, आपको डेफिनेशन याद होगी, नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में, ठीक है। जब कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके द्वारा की गई सर्विस प्रोवाइड के बदले में जब कभी भी कुछ निश्चित राशि देता है, वो सर्टेन अमाउंट होगा और यही इन दोनों के बीच संबंध का आधार होगा। जैसे मैं आपको कोई काम दूँ और आपसे ये कहूँ कि मेरा ये काम है, और आपको ठीक है, आपका ये काम मैं कर दूँगा, इतने रुपए मुझे चाहिए। हमने भी उतने रुपए देना स्वीकार कर लिया और आपने उतने रुपए में मेरा काम करना स्वीकार कर लिया। तो जब हम दोनों ने ये संबंध बनाया, हम दोनों के बीच में ये रिलेशन बना, वही रुपया हम दोनों के बीच संबंध का आधार बना, वही मूल वेतन कहलाएगा, ठीक, बेसिक सैलरी कहलाएगा। तो नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे ही मूल वेतन कहते हैं, बेसिक सैलरी कहते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलता है भत्ता, अलाउंस। अलाउंस किसे कहते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक ही है अलाउंस, भत्ता। भत्ता किसे कहेंगे? नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को
उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त, ध्यान देना, निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद दिया जाता है उसे ही भत्ता कहते हैं। तो मूल वेतन भी नकद होता है, लेकिन वो सेवा का आधार होता है। भत्ता भी नकद होता है, लेकिन ये मूल वेतन के अलावा होता है। ये सेवा का आधार नहीं होता है। ठीक, ये सेवा का आधार नहीं होता है। नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे हम मूल वेतन कहते हैं। ये सेवा का आधार होता है। लेकिन मान लीजिए मालिक कोई आपको अतिरिक्त कार्य दे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं से कोई वृद्धि हो रही है, या मालिक किसी अन्य विशेष वजह से आपको नकद पैसा दे, तो वो आपके लिए भत्ता कहलाएगा। और ये कभी भी सेवा का आधार नहीं होगा। जो सेवा का आधार होता है उसे मूल वेतन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कभी आपकी कर्तव्य पालन में या कहीं से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वृद्धि हो रही है और मालिक उसके लिए कुछ आपको कैश पेमेंट देता है, तो वो कैश पेमेंट ही क्या कहलाएगी? अलाउंस कहलाएगी। लेकिन ये 3 चीज़ों से आप इसे अलग मानिएगा। पहला तो वो मूल वेतन नहीं होता, क्योंकि मूल वेतन सेवा का आधार होता है। दूसरा, ये बोनस नहीं होता, क्योंकि ये कार्य परिणाम, बोनस कार्य परिणाम के बदले में दिया जाता है। जब आप कार्य बेहतर कर चुके होते हो तब आपके मालिक द्वारा आपको कुछ नकद दिया जाता है। और ये कमीशन नहीं होता, क्योंकि ये किसी सेल डिपार्टमेंट आदि के, मान लीजिए स्पेशली केस में वो दिया जाता है, वो भी नहीं होता। तो ये क्या होगा? जैसे आपका कर्तव्य पालन बढ़े या कुछ विशेष उत्तरदायित्व आपका बढ़े, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आपके मालिक द्वारा आपको कुछ नकद दिया जाएगा, उसे ही भत्ता कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन क्या बनी? नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त नकद दिया जाता है उसे ही भत्ता कहते हैं। ठीक है, और इसी में आगे चलकर आपको मिलेगा, मैंने अभी बताया ना कि वेतन 4 कंधों से मिलके आता है। एक मूल वेतन, एक भत्ता, एक तीसरा होता अनुलाभ। नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो सुविधाएं दी जाती हैं, निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो सुविधा दी जाती है, एनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वही क्या कहलाती हैं? परक्विजिट्स। ध्यान देना, बहुत बारीकी का अंतर है। अगर किसी कार्य विशेष के लिए मालिक आपको नकद देता है तो वो आपके लिए भत्ता है, और किसी कार्य विशेष के लिए अगर मालिक आपको कोई फैसिलिटी देता है तो वो आपके लिए परक्विजिट्स। जैसे अगर मालिक आपका ये कहे कि आप चले जाओ मुंबई, अब वहाँ आप, मेरा ऑफिस है, वहाँ आप मेरा ऑफिस देखिए, तो आप मुंबई चले गए, तो मुंबई आप खुले आसमान के नीचे तो रहिएगा नहीं, तो आपके मालिक का ये कर्तव्य बनता है कि अब वो आपके रहने की व्यवस्था करे। तो हो सकता है मालिक का वहाँ कोई मकान हो, तो मालिक वहाँ रहने के लिए आपको मकान दे सकता है, या हो सकता है वो किराए पर लेकर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइडेड कराए। तो लेकिन इन सिचुएशन में मालिक ने आपको रहने के लिए मकान दिया, वो आपके लिए सुविधा हो गई। और मालिक आपके हाथ पे ऐसे पैसा रखे, लो बेटा जाओ वहाँ आप मकान किराए पे ले लेना, वो आपके लिए भत्ता हो गया। दोनों ही दशाओं में आपको रहने की सुविधा मिल रही है ना, चाहे आप किराया दे के रह लो, चाहे आप उसके मकान में रह लो, मुद्दा वही है। लेकिन इनकम टैक्स के लिए रूल बदल जाएंगे जनाब। तो जब मालिक आपको रहने के लिए मकान या किसी अन्य चीज़ के लिए कोई फैसिलिटी ही दे दे तो वो अनुलाभ होगा। तो पूरी बातें आपने क्या जान ली? हमने ये कहा, हमने वेतन आपको पढ़ाना शुरू किया। नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे मूल वेतन कहते हैं। नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद दिया जाता है उसे भत्ता कहते हैं। नियोक्ता द्वारा
उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो सुविधा दी जाती हैं उसे अनुलाभ कहते हैं। और कभी कभी वेतन के स्थान पर कोई अन्य लाभ या सुविधाएं भी दी जाती हैं जो वेतन की जगह पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बिहाफ ऑफ सैलरी वेतन के स्थान पर दिए जाते हैं, तो उन्हें भी वेतन ही कहा जाता है। तो मतलब टोटल कितने हो जाते हैं? 4। आज आपके लिए हम क्लास लेके आ रहे हैं भत्ता, अलाउंस, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास। और थ्योरी के लिए ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर स्पेशली भत्ता पूछ लिया जाता है तो आपको इसके प्रकारों के साथ गिनाना होगा, या हो सकता है ये 3 टुकड़ों में टूटता है, पूर्णतया कर योग्य भत्ता पूछ लिया जाए, पार्टली एग्जेम्प्ट आंशिक करमुक्त पूछ लिया जाए, या पूर्णतया करमुक्त पूछ लिया जाए। मतलब ये 3 बन जाते हैं। तो ये 3 अलग अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं 10-10 नंबर के, ठीक है। और ये अगर बनता है भत्ता पूछा जाता है तो ये 15 नंबर से आता है। और ये जितने नाम यहाँ लिखे दिख रहे हैं आपको कि महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, महंगाई वेतन, डियरनेस पे, एडिशनल डियरनेस अलाउंस, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मैरिएज अलाउंस, नाइट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, हेल्थ अलाउंस और अदर अलाउंस। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये नाम 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और सबके रूल्स हैं। तो मतलब ये कि आप ये श्योर है, लिख के रख लो बेटा, यहाँ से अगर 10 से ज़्यादा नंबर में एग्ज़ाम में ना आया तो जो कहिएगा वो हार जाऊँगा। मतलब आना सुनिश्चित है। तो आपकी ये क्लास आपको अंक दिलाने वाली क्लास है और ज्ञान तो सर्वथा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अलाउंस पे आते हैं। अनाउंस नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, अलाउंस। अलाउंस माने होता है भत्ता, और जो कहा जाता है माइक वगैरह से बुला दीजिए अलाउंस कर दो, वो गलत शब्द है, उसे अनाउंस कहते हैं, उद्घोष, ठीक है। अलाउंस तो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद दिया जाता है उसे ही भत्ता कहते हैं। और भत्ता 3 प्रकार का होगा। ये भी वेतन का भाग होता है, ये भी वेतन का भाग होता है और वेतन में जुड़ेगा अगर कर योग्य है तो। ध्यान देना मैंने क्या कहा, ये भी वेतन का भाग होता है और वेतन में जुड़ेगा अगर कर योग्य होगा तो, ठीक है। आइए देखते हैं। और अगर करमुक्त हुआ तो वेतन में रहेगा, लेकिन करमुक्त था वेतन में फिर जोड़ते नहीं हैं, वेतन शीर्षक में ही रहेगा लेकिन करमुक्त होगा। तो चलिए भत्ते कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली भत्ता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला तो होता है पूर्णतया कर योग्य भत्ता, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये वे भत्ते हैं जो किसी भी कर्मचारी को मिलें उसके लिए पूर्णतया कर योग्य होंगे और सर्वप्रथम हम उसके वेतन में जोड़ देंगे। मतलब जितना भी मिलेगा ये फुल्ली टैक्सेबल होगा और उस कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा जिसको ये मिलता है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, ये वे भत्ते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं और जिसको मिलते हैं सर्वप्रथम हम उसके वेतन में जोड़ देते हैं। जितना भी मिलेगा पूरा उसके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसे पूर्णतया कर योग्य भत्ता कहते हैं। कंफर्म? सबके लिए टैक्सेबल। आप ऐसे ही डिफाइन करिएगा कि नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद मिलता है उसे भत्ता कहता है। और पूर्णतया कर योग्य भत्ता किसे कहते हैं? ये जिस किसी भी कर्मचारी को प्राप्त होंगे उसके लिए पूर्णतया कर योग्य होंगे और वेतन की से आय की गणना करते समय इनको वेतन में जोड़ दिया जाता है। उन्हें पूर्णतया कर योग्य भत्ते कहते हैं। आंशिक करमुक्त क्यों कहते हैं? मैंने एक दिन उदाहरण दिया था। उदाहरण ये दिया था जैसे ग्लास था, भाई मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, एक गिलास बना हुआ था, मैंने ऐसे बनाया था गिलास। जब एक गिलास बना हुआ था मैंने इसमें कहा था ये आधा गिलास पानी रखा था मैंने इसमें, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि आधा भरा है या आधा खाली।
ध्यान देना, ये आधा भरा है आधा खाली। तो यहाँ कंडीशन ये बनती है कि कुछ लोग इसे आधा भरा कह सकते हैं और कुछ लोग इसे आधा खाली कह सकते हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी की बात होती थी। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो एग्जेम्प्ट के क्लियर हैं, टैक्सेबल के क्लियर बनते ही नहीं हैं। मतलब इनकम टैक्स में जो रूल्स बनाए गए हैं वो करमुक्ति के बनाए गए हैं कि इतना करमुक्त होगा, बाकी जो बचा वो टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल की कोई लिमिट नहीं है और एग्जेम्पशन की लिमिट है। तो यहाँ पे ये कहा गया है पार्टली एग्जेम्प्ट, मतलब ये वो भत्ते हैं जो मालिक द्वारा कर्मचारी को दिए जाएंगे और कुछ सीमा तक एग्जेम्प्ट होंगे। मतलब जितना मिलेगा उसमें से कुछ करमुक्त हो सकता है, हमें पढ़ना होगा कितना करमुक्त होगा, और उसके नियम इनकम टैक्स में बताए गए हैं कि कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो जितना करमुक्त होगा उतना छोड़ देंगे, बाकी जितना टैक्सेबल होगा उतना वेतन में जोड़ देंगे। तो ये आंशिक करमुक्त ही तो आंशिक कर योग्य भी होता है भाई। पार्टली एग्जेम्प्ट हुआ, जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए, उसमें से कह दिए 4 रुपये एग्जेम्प्ट है, तो 6 रुपये तो टैक्सेबल भी है, तो हम उसे पार्टली एग्जेम्प्ट कह सकते हैं, तो पार्टली टैक्सेबल भी तो कह सकते हैं। लेकिन चूँकि इनकम टैक्स में रूल एग्जेम्पशन का है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है पार्टली एग्जेम्प्ट। और अगर कहीं लिख के आए पार्टली टैक्सेबल तो भी आपको वही डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि ये मालिक द्वारा कर्मचारी को दिए जाएंगे और इसका कुछ हिस्सा करमुक्त होगा और कुछ हिस्सा कर योग्य होगा। जितना करमुक्त होगा वो हम निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आंशिक करमुक्त भत्ता, पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। हम आते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं और ये बेसिकली उसके कर्तव्य पालन के लिए दिए जाते हैं, मतलब जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी होती है उसको पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ ध्यान देना, और ये जब दिए जाते हैं वो पर्सनल यूजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूर्णतया करमुक्त भत्ता ये आपको ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिया जाएगा और आप उसे ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ही यूटिलाइज भी कर दोगे। मतलब जब आप ऑफिस में हो तो आपको ऑफिस का कोई काम करना है, जो आप पूरा करोगे तो आपके लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो आपका मालिक ये कहता है कि भाई आप अपने वेतन से क्यों खर्च करो, हम आपको नकद देते हैं। तो आप अगर ऑफिस का काम करते हो और आपको उसके लिए नकद पैसे दिए जाते हैं तो वो पूरी तरह से करमुक्त होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। किसी भी कर्मचारी के लिए एग्जेम्प्ट होगा वेतन शीर्षक में ही, लेकिन वेतन से आय में नहीं जुड़ेगा। ऐसा क्यों? याद रखना बेटा, टैक्सेबल सैलरी हमें निकालनी है, सैलरी नहीं। टैक्सेबल सैलरी का अभिप्राय क्या है? उतना ही वेतन कैलकुलेट करना है जिस पे टैक्स देना है, ठीक। तो जो चीज़ टैक्सेबल होगी वही यहाँ आएगा, जो एग्जेम्प्ट होगा वो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरी बातें आपको जान में आ गई। ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे मूल वेतन कहते हैं। नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त नकद दिया जाता है, एडिशनल, उसे हम भत्ता कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। और अलाउंस कितने प्रकार के होंगे? 3, ठीक है। अलाउंस कितने प्रकार के होंगे? 3। पहला, पूर्णतया कर योग्य भत्ता, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को देगा और उसके लिए टैक्सेबल होगा और सीधा उसके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। फिर आए हम पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। ये वे भत्ते होते हैं जो मालिक कर्मचारी को देता है, लेकिन ये पूरे टैक्सेबल नहीं होते और पूरे एग्जेम्प्ट भी नहीं होते। जितना एग्जेम्प्ट होगा उतना छोड़ देंगे और जितना टैक्सेबल होगा उतना वेतन में जोड़ देंगे। तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। और ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, किसी भी कर्मचारी को मिलेंगे उसके लिए करमुक्त होंगे और उसके वेतन में नहीं जुड़ते, उन्हें फुल्ली एग्जेम्प्ट कहा जाता है। कंफर्म? आइए हम एक तरफ से आते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस।
कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ये दो हम अगली क्लास में आपको डिस्क्राइब कर देंगे, इसीलिए हमने इनको बॉक्स में कैद कर दिया है। और ध्यान देना बेटा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम पढ़ेंगे। ये श्योर है आपको कहीं ना कहीं नामों में उलझाया जा सकता है, उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे हितकर इंग्लिश होगा। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम में पढ़ेंगे। तो यहाँ आइए, फुली टैक्सेबल अलाउंस में सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई क्या होती है, नाम तो सुना होगा, महंगाई। महंगाई पे तो बड़े बड़े गाने भी आ गए भैया। महंगाई कहते किसे हैं, मतलब ये है कि जब कभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, बाज़ार में वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, उसे ही महंगाई कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, और महंगाई बढ़ गई, तो आपके अपने जो दैनिक किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, और सब 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने की वजह से आपको अपने दैनिक जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब आप अपना जीवन यापन नहीं कर पाइएगा, मुश्किल होगी, तो आपका मालिक आपको कुछ कैश पेमेंट देगा, नकद देगा कि लो महंगाई बढ़ी है, आप अपने जीवन यापन का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, आपको हम ये नकद देते हैं। ठीक है, उसे ही महंगाई भत्ता कहा जाता है, डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। कंफर्म? आप डियरनेस अलाउंस बता लीजिएगा, फिर से जान लीजिए कि जब कभी महंगाई बढ़े तो महंगाई बढ़ने की वजह से आपके मालिक द्वारा आपको कुछ नकद रूप से दिया जाए, उसे महंगाई भत्ता कहते हैं। अच्छा, वेतन ही क्यों नहीं बढ़ा देते? आज दे रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, कल महंगाई घट भी सकती है, हम घटा लेंगे। लेकिन मान लीजिए वेतन बढ़ा दिया, तो आज किसी कर्मचारी को आप 10,000 दीजिए, चलो महंगाई बढ़ गई, हम आपको 10,000 वेतन दे देते हैं, और अगले महीने महंगाई घट गई तो आप ये कहोगे भाई अब तो महंगाई घट गई, हम 9,000 वेतन देंगे। पक्का है विरोध होगा, क्योंकि बढ़े हुए वेतन को कोई वापस ले, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती। तो उसी लिए यहाँ पर मालिक ये विकल्प बनाता है कि हम वेतन जितना चल रहा है उतना चलने देंगे, अगर महंगाई बढ़ी है तो कुछ आपको नकद देंगे अलग से। तो जब आपको कुछ नकद दिया जाता है अलग से, उसे ही महंगाई भत्ता कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं। तो डेफिनेशन याद हुई कि जब कभी महंगाई बढ़े और आपके मालिक द्वारा आपको नकद रूप से कुछ दिया जाए, उसे महंगाई भत्ता कहेंगे। ये 2 नियमों में होता है, बुक में कहीं मेंशन नहीं है। कितने नियमों के अंतर्गत होता है? 2। एक महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है सेवा की शर्तों के अंतर्गत ना होना। तो महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो भी सकता है, और महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं भी हो सकता। क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सेवा की शर्तों के अंतर्गत है तो हम उसे एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे, और अगर लिखा है कि सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। मुद्दा ये बनता है कि अगर केवल महंगाई भत्ता लिखा हो तो हम सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं मानेंगे। मतलब जब तक लिख ना दिया जाए कि महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, तब तक हम सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं मानते। ठीक है, मैंने क्या नियम बताया कि महंगाई भत्ता 2 नियमों के अंतर्गत दिया जाता है। ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो भी सकता है और सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं भी हो सकता। जब स्पेशली मेंशन हो तभी मानेंगे सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, नहीं तो हम हमेशा मानेंगे कि सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है। मान लिया, लेकिन ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत होने का मतलब क्या है? जब महंगाई भत्ता को रिटायरमेंट बेनिफिट में जोड़ा जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड में, इनकैशमेंट ऑफ फंड लीव में, ग्रेचुटी में, जब महंगाई भत्ता को रिटायरमेंट बेनिफिट में जोड़ा जाता है तो ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत होता है, और जब इसे रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं जोड़ा जाता तो ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं होता है। इतना याद रखिएगा, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अगर इसे रिटायरमेंट बेनिफिट में जोड़ा जा रहा है तो हमेशा सेवा की शर्तों के अंतर्गत मानेंगे। दोनों के रूल्स बदलेंगे,
कहीं कहीं सेवा की शर्तों के अंतर्गत होगा, जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इसलिए आपको ज़रूर पहचानना होगा कि कब सेवा की शर्तों के अंतर्गत है और कब सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है। कंफर्म? तो महंगाई भत्ता, जब कभी महंगाई बढ़े तो आपके मालिक द्वारा आपको नकद रूप से कुछ दिया जाए, उसे महंगाई भत्ता कहते हैं। और ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो भी सकता है और नहीं भी। स्पेशली मेंशन है तो मानेंगे सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, और अगर स्पेशली मेंशन नहीं है तो मानेंगे सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है। और अगर सेवा की शर्तों के अंतर्गत होगा तो रिटायरमेंट बेनिफिट में जोड़ा जाएगा। दूसरे पे आते हैं, महंगाई वेतन। दोनों में सिर्फ नाम का अंतर है। जब कभी महंगाई बढ़े तो आपका मालिक ये कहता है कि हम आपको महंगाई बढ़ने की वजह से वेतन दे रहे हैं, वो महंगाई वेतन होगा तो ये भी नकद इन फॉर्म ऑफ कैश होगा, और ये भी कैश में ही होगा। वहाँ मालिक ये कह देगा कि महंगाई बढ़ी है इसलिए हम आपको भत्ता दे रहे हैं, महंगाई भत्ता हो गया। यहाँ मालिक ये कह देगा कि महंगाई बढ़ी है इसलिए हम आपको वेतन दे रहे हैं, महंगाई वेतन हो गया। वेतन ही बढ़ा दे तो मैंने अभी क्लियर कट आपको बताया कि वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि आज तो बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ी है, कल महंगाई घट भी सकती है तो हम वेतन घटा नहीं सकते, इसलिए वेतन बढ़ाना ऑप्शन नहीं है। तो महंगाई वेतन किसे कहते हैं कि जब कभी महंगाई बढ़े तो मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को कुछ नकद रूप से दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम आपको वेतन दे रहे हैं महंगाई बढ़ने की वजह से, वो महंगाई वेतन कहलाता है। लेकिन इस पे रूल बदलेंगे, ये हमेशा सेवा की शर्तों के अंतर्गत होगा, ये एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज होता है। इस पे दो नियम बन जाते थे, सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो भी सकता है और नहीं भी, और ये हमेशा सेवा की शर्तों के अंतर्गत ही होता है और रिटायरमेंट बेनिफिट में जोड़ा जाता है। ठीक है? अगर मालिक ने कह दिया कि महंगाई बढ़ी है हम आपको भत्ता दे रहे हैं तो सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो भी सकता और नहीं भी। और अगर मालिक ने कह दिया कि वेतन हम दे रहे हैं, महंगाई बढ़ने की वजह से हम आपको वेतन दे रहे हैं, तो महंगाई वेतन कहलाएगा और वो हमेशा सेवा की शर्तों के अंतर्गत होगा। ठीक है? इधर आते हैं अतिरिक्त महंगाई भत्ता। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट से ना लेकर बीच में कुछ समय के लिए महंगाई बढ़ जाए, तो अगर मालिक शुरू से अंत तक देता है तो मालिक को नुकसान हो जाएगा। तो मालिक एक निश्चित रेट से महंगाई दे रहा है, जैसे मान लो महंगाई दर 3% चल रही है, तो मालिक ने आपके वेतन में महंगाई के हिसाब से 3% दिया, लेकिन अचानक बीच में 10 दिन के लिए महंगाई 5% हो गई, मतलब 2% बढ़ गई। आप 3% तो रेगुलरली दे रहे हो, लेकिन बीच में 10 दिन के लिए महंगाई 5% हो गई, तो अतिरिक्त 10 दिनों के लिए 2% मालिक दे देगा, तो उसे क्या कहेंगे? अतिरिक्त महंगाई भत्ता, एडिशनल डियरनेस अलाउंस। इस पे फंडा ये होता है कि अगर मालिक पूरे महीने के लिए 5% दे दो मालिक का नुकसान होगा। तो मालिक इस सिचुएशन में क्या निर्णय लेता है कि हम 3% दे रहे थे ना, 3% देंगे, जब बीच में एडिशनल हुआ है तो हम फिर से आपको एडिशनल दे देंगे, उसे अतिरिक्त महंगाई भत्ता कहते हैं। और इसके लिए भी वही रूल है, सेवा शर्तों के अंतर्गत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है? आगे बढ़ जाता है मेडिकल अलाउंस। कर्मचारी के खुद के इलाज के लिए या उसके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए, ध्यान देना दोनों बातें, कर्मचारी के खुद के इलाज के लिए या उसके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए मालिक द्वारा जब नकद रूप से सहायता दी जाती है तो उसे मेडिकल अलाउंस कहते हैं, और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। किसी भी बच्चे का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत कराने का श्रेय इनको जाता है, कारण आगे चल के ये मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, चिकित्सा सुविधा, कसम से चिकित्सा सुविधा पूरी एग्जम्प्ट है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ तो एग्जम्प्ट है तो मेडिकल अलाउंस भी तो एग्जम्प्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। तो अगर मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को नकद रूप से मेडिकल के लिए पैसे दिए गए कि जैसे मालिक आपके हाथ पे दवा रख दे, लो दवाई खा लो, वो एग्जम्प्ट है, फैसिलिटी है। और मालिक आपके हाथ पे पैसे रख के जाओ दवा खरीद लो, वो फुल्ली टैक्सेबल है। अब आप ये सोच रहे हो जाके तो दवा ही लेनी है, डजन क्या, एग्जम्प्ट है अगर आपको दवा ला के दिया, और अगर आपको पैसे दिया तो टैक्सेबल है। यही तो भत्ते और अनुलाभ की खूबियाँ हैं। ठीक है? तो अगर मालिक ने कर्मचारी के खुद के इलाज के लिए या उसके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए नकद पैसा दिया तो ये पूरा कर योग्य होगा
ध्यान देना, चाहे पैसा खर्च कर दिया गया हो या ना किया गया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन में उलझाने के लिए आपको दिया जाएगा कि चिकित्सा भत्ता 28,000 रुपये और वास्तव में चिकित्सा पर व्यय कर दिए गए 22,000 रुपये, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत कि 28,000 मिला है, 22,000 खर्च कर दिया, 6,000 बचे, 6,000 टैक्सेबल। कुछ नहीं, पूरे 28,000 टैक्सेबल हैं। वहाँ खर्च करे ना करे, कम करे ज़्यादा करे, डोंट केयर, जितना चिकित्सा भत्ता मिलता है पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। तो नियोक्ता जब कभी अपने कर्मचारी के खुद के इलाज के लिए या उसके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए कुछ नकद रूप से देता है, उसे चिकित्सा भत्ता कहते हैं और ये पूरा कर योग्य होता है। मान लीजिए आप किसी नौकरी के सिलसिले में अमेठी में हो, ठीक है, आपकी नौकरी कहाँ है? अमेठी में है। तो आपका मालिक यहाँ इस नगर के हिसाब से आपको वेतन देता है। आपका सेम यही काम है, मतलब आपका जॉब लेवल नहीं बढ़ाया गया। मालिक की एक फैक्ट्री और चलती है मुंबई में, अब आपको यहाँ आप क्लर्क के पद पे हो, वहाँ भी आपको क्लर्क के पद पे भेज दिया गया, जाओ वहाँ भी क्लर्क का काम है, आप करो। तो मान लो यहाँ आपका मालिक 10,000 रुपये सैलरी दे रहा था, तो आप यहाँ 10,000 में अपना जीवन यापन कर ले रहे थे, क्योंकि यहाँ लिविंग कॉस्ट काफ़ी लो है। लेकिन वही 10,000 रुपये सैलरी लेकर आप मुंबई में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाइएगा। तो आपका मालिक उस सिचुएशन में आपसे ये कहेगा कि हमने आपकी सिटी चेंज की है, नगरीय परिवर्तन किया है, तो आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो उस खर्चों को बढ़ने की वजह से आप अपने जीवन यापन को नहीं कर पाइएगा, तो आपके मालिक द्वारा आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा, CCA। मतलब कि जब कभी आपका नगरीय परिवर्तन किया जाए और आपके खर्चों में वृद्धि हो जाए, भाई अब क्या ये घटाया भी जा सकता है? बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपको हाईली लिविंग कॉस्ट सिटीज़ से लेकर लो लिविंग कॉस्ट सिटी पर लाया जाए तो खर्चे घटाए भी जा सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपका नगरीय परिवर्तन किया जाए और उस नगरीय परिवर्तन होने की वजह से आपके खर्चों में वृद्धि हो, तो आपके मालिक द्वारा आपको नकद सहायता दी जाती है, उसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कहते हैं, और ये ऑलवेज टैक्सेबल होगा और आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा जोड़ दिया जाएगा। प्रॉक्टर अलाउंस किसे कहते हैं? प्रॉक्टर को प्रानुशासक कहा जाता है। हिंदी नाम क्या है? प्रानुशासक। हमारे यहाँ हमारे एक पूज्य गुरुजी हुआ करते हैं, ठीक, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे जी। हमारे अपने जो प्रिय स्टूडेंट हैं सबने उनको पहचान लिया, वो प्रॉक्टर हैं। तो प्रॉक्टर का अभिप्राय क्या है कि आपको कॉलेजों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। हाँ, कुलानुशासक, प्रानुशासक जिसे कहते हैं, कि आपको कॉलेजों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है और इससे आपका कार्यभार भी बढ़ता है। तो जब इससे आपका कार्यभार भी बढ़ता है तो उसके लिए आपको मालिक द्वारा कुछ भत्ता दिया जाता है, वो प्रानुशासक भत्ता कहलाता है और वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। जिस किसी भी कर्मचारी को मिलेगा पूरा पूरा कर योग्य होगा और उसके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है और उनको ही मिलता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए मिलता है और फुल्ली टैक्सेबल होगा। आप ये सोच रहे हैं वेतन भी तो मिलता है, तो वेतन वो पढ़ाने के लिए मिलता है, पहले ही आपको अनुशासन के लिए नहीं रखा गया। आपका कुछ अतिरिक्त कार्यभार दिया गया कि आप पढ़ा तो रहे हो, आप अनुशासन भी मेंटेन करिएगा, तब वहाँ पे आपको जब अतिरिक्त कार्य दे दिया गया तो नकद पैसे दिए जाएंगे, वो प्रॉक्टर अलाउंस कहलाएगा और वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। वार्डन अलाउंस किसे कहते हैं? हॉस्टल में छात्रावास, जिसे हॉस्टल में देखरेख करने के लिए आपको रखा गया हो तो आप वार्डन कहलाते हैं। जब हॉस्टल में आपको देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है तो आप वार्डन कहलाते हैं, और वार्डन को जब भत्ता दिया जाता है तो उसे वार्डन अलाउंस कहता है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, हॉस्टल में आपको देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है तो आप वार्डन कहलाएंगे। ठीक, हॉस्टल में आपको देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया, आप वार्डन कहलाएंगे और वार्डन को इस कार्य को करने के लिए पैसा दिया जाता है। तो वो छात्रावास
में आपको कार्य करने के लिए पैसा दिया जाएगा उसे वार्डन अलाउंस कहेंगे, और वो फुल्ली टैक्सेबल होगा और सीधा आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। वो चाहे पुरुष छात्रावास हो चाहे महिला, अगर वहाँ आप देख रेख करने के लिए नियुक्त किए गए हैं तो आप वार्डन कहलाएंगे, और वार्डन के कार्य के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, वार्डन अलाउंस कहलाएगा और फुल्ली टैक्सेबल होगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या है? डॉक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाए तो, जैसे अपना निजी क्लिनिक चलाते हो, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि अब आपको नुकसान होगा, भाई आप प्राइवेट रूप से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो जब आप प्राइवेट रूप से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके वर्क टाइम को सहेज के रखा जाता है कि आप किसी भी समय कैजुअलिटी के लिए तैयार रहिए। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता तो उसे नॉन प्रैक्टिसिंग कहता है, और आपको नुकसान होगा तो इस कार्य के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। तो जब इस कार्य के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे कि आप प्रैक्टिस नहीं करिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कहलाएगा, और ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा और आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा ये डॉक्टर्स को ही मिलेगा। यहाँ पर यूपी में इसको देने का सर्वप्रथम श्रेय बहन मायावती को जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो किसी भी डॉक्टर को अगर दिया जाए, ध्यान देना मैंने क्या कहा, किसी भी डॉक्टर को अगर दिया जाए तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस आपको नहीं करने दी जाएगी, तो उनको नुकसान होगा, उसको इस काम के लिए अगर पैसा दिया जाए तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कहलाएगा और पूरा कर योग्य होगा, वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मैरिज अलाउंस क्या हुआ शिवा? ऐसा ही, हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी भी जगह अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में रहते हुए आप विवाह भी कर सकते हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य भी विवाह कर सकता है। मान लीजिए आपकी बिटिया की शादी है, किसी अन्य की शादी है, तो बेसिकली अगर आपके मालिक द्वारा विवाह करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ शादी पड़ी है, खर्चे होंगे, आप ये नकद पैसे ले लो और अपने जीवन का निर्वाह करो, तो वो नकद पैसे विवाह भत्ता कहलाएगा, मैरिज अलाउंस कहलाएगा और पूरा टैक्सेबल होगा। अब ये सोचो कि फिर हम लें ही क्यों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि टैक्सेबल होगा और सीधे आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। तो कर्मचारी के खुद के विवाह या उसके परिवार के सदस्यों के विवाह के लिए अगर मालिक द्वारा नकद पैसा दिया जाता है तो उसे मैरिज अलाउंस कहते हैं, और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा और कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा। नाइट अलाउंस, नाइट अलाउंस रात्रि भत्ता। रात्रि भत्ता क्या होता है? ध्यान देना, दिन में काम करने की तुलना में रात में काम करना ज़्यादा कठिन होता है। श्योर? बिल्कुल श्योर। मान लीजिए एक अनीश नाम का व्यक्ति है। कौन? अनीश नाम का व्यक्ति है, और उसने अपने घर के बाहर, भाई अनीश हैं, अनीश की वाइफ हैं, दोनों लोग घर पे रहते हैं। तो अनीश दिन में चले जाते हैं जॉब पे, रात में भी कभी कभी चले जाते हैं जॉब पे, तो इनकी वाइफ को थोड़ा डर लगता है। तीनों ने क्या काम किया? 2 वॉचमैन रख लिया भैया, 2 वॉचमैन रख लिए, ठीक। अब जो ये 2 वॉचमैन रख लिए, एक दिन में काम करेगा इनके यहाँ, एक रात में काम करेगा। तो दिन में मान लीजिए एक राजेंद्र को रखा, एक सचिन को रखा, ठीक। अनीस ने 2 वॉचमैन रख लिए, एक राजेंद्र को और एक सचिन को। तो दिन में काम करने की तुलना में रात में काम करना ज़्यादा कठिन होता है, तो रात में काम करने वाले वॉचमैन को ये अतिरिक्त पैसे देंगे, वो नाइट अलाउंस कहलाएगा, और वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, वेतन में जोड़ दिया जाएगा। टिफ़िन अलाउंस किसे कहता है? फिर समस्या, अगर आपको आगे चलकर टिफ़िन फैसिलिटी मिलती है, मतलब खाने की सुविधा मिलती है, तो बेटा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टिफ़िन अलाउंस मिला तो पूरा करिए। अगर आपके मालिक द्वारा आपको कुछ नकद रूप से खाने के लिए दिया जाता है कि ये लो जाके खाना खा लेना, ठीक है,
नाश्ता कर लेना, कुछ भी कहा जाए। तो अगर टिफ़िन अलाउंस मिलता है, किसी भी कर्मचारी को मिलता है मालिक द्वारा, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा और वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ओवर टाइम अलाउंस किसे कहता है, ठीक। ये कन्फ्यूज़न वाले हैं। टिफ़िन सुविधा अगर मिलेगी तो कर मुक्त होगी फैसिलिटी, और भत्ता मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, याद रखिएगा। ओवर टाइम अलाउंस किसे कहता है, अगर आपकी सेवा में आपको कुछ अधिक समय के लिए काम करना पड़ता है, अगर आपकी सेवा में आपको कुछ अधिक समय के लिए काम करना पड़ता है, तो उस अधिक समय काम करने के लिए आपको वेतन दिया जाएगा। तो उस अधिक समय काम करने के लिए आपको वेतन दिया जाएगा, तो वो ओवर टाइम सैलरी कहलाती है। तो उस समय आपको ओवर टाइम भत्ते भी दिए जाएंगे। तो ओवर टाइम सैलरी बनती है तो ओवर टाइम अलाउंस भी बनेगा, और ओवर टाइम अलाउंस भी पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। मतलब ज़्यादा समय काम करने के लिए ज़्यादा वेतन, तो ज़्यादा समय काम करने के लिए ज़्यादा भत्ते भी मिलते हैं, और ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं और वेतन में जोड़ दिए जाता है। डेप्यूटेशन अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता। प्रतिनियुक्ति भत्ता क्या होता है, मान लीजिए किसी एक कर्मचारी की किसी जगह नियुक्ति की गई है, मान लीजिए किसी एक कर्मचारी की किसी जगह नियुक्ति की गई है, ठीक है। मान लो वो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी में काम करता है। अब ऑफिस वर्क करने वाला कोई क्लर्क किसी काम से बाहर चला गया है, आउट ऑफ टाउन है, 1 महीने के लिए उसने छुट्टी ले ली है। अब ऑफिस का काम पड़ा है, तो आपने लाइब्रेरियन के बोला, भाई आप ऑफिस का काम भी देख लो। ध्यान देना मैंने क्या कहा, आप ऑफिस का काम भी देख लो। मतलब आपकी नौकरी लाइब्रेरियन है, आपको ऑफिस का काम करने के लिए नियुक्त कर दिया गया, और जिस दिन वो कर्मचारी लौट के आएगा जो मूल पद पे है, आपको फिर से आपके पद पर भेज दिया जाएगा। तो आप जब उतने दिन के लिए अतिरिक्त कार्य कर रहे हो उसका, तो आप उसके स्थान पे आपकी नियुक्ति हुई है, प्रतिनियुक्ति उसे कहा जाता है, डेप्यूट कहा जाता है, और उसके लिए आपको भत्ता दिया जाएगा, और ये पूरा पूरा कर योग्य होगा और आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। हिल अलाउंस, ये पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने के लिए आपको दिया जाता है। हाँ, लद्दाख वगैरह में काम करने के लिए दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये सिचुएशन के हिसाब से है कि आप इतनी ऊंचाई पे हैं तो इतना मिलता है, इतनी ऊंचाई पे है तो आप इतना मिलता है, ठीक है। इसमें आगे चलकर कुछ एग्जाम्प्ट भी आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अगर पर्वतीय भत्ता नाम से मिला है तो वो टैक्सेबल होगा और आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पर्वतीय इलाकों में काम करने के लिए दिया जाता है। और इस पे ज़रूर ध्यान देना, अदर अलाउंस ये क्या है। इस पूरे किताब में भी तो आप ये पढ़ रहे हो, अभी आंशिक करमुक्त भी पढ़ोगे, पार्टली एग्जाम, पार्टली और फुल्ली एग्जाम पढ़ोगे, लेकिन इस पूरे किताब में इन तीनों में जितने मिलेंगे उनको छोड़ के अगर कोई भत्ता का नाम से मिले, जैसे दीपावली उपहार भत्ता इस बुक में नहीं है। मतलब मान लो कि दीपावली आ गई तो आपके मालिक द्वारा आपको गिफ्ट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो भी तो भत्ता हो गया, पूरा पूरा करियो। मतलब जितने इस बुक में मेंशन हैं उतने तो ठीक है, अगर उसके अलावा कोई अन्य भत्ता मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा और सीधा आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। कंफर्म। तो जितने इस बुक में मिले हैं ठीक, उसके अलावा अगर कोई मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा और आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। तो याद रखना बेटा, ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है, पूर्णतया कर योग्य भत्ते। और पिछले 5 वर्षों का एग्ज़ाम पेपर आप देख लीजिए तो 2 बार ज़रूर एग्ज़ाम में मिल गया होगा। तो ये सब आपको डिफ़ाइन करने होंगे, और स्पेशली इनमें से कोई 1-2 नंबर में मिल सकता है तो आप उसे केवल बताइएगा। इसलिए मैंने क्लियरली सबको डिफ़ाइन कर दिया। आगे ऐसे ही आपको पार्टली एग्जाम्प्ट मिल सकता है, वो आपको डिफ़ाइन करना होगा, फिर फुल्ली एग्जाम्प्ट मिल सकता है, वो डिफ़ाइन करना होगा, और अगर स्पेशली अलाउंस कहा है तो आप सब डिफ़ाइन करना होगा। तो जब अलाउंस कहा जाए, मतलब एक क्वेश्चन ये बड़ा क्वेश्चन बनता है जब अलाउंस आपसे कहा जाए। जब पार्टली टैक्सेबल का फुल्ली टैक्सेबल कहा जाए, पार्टली एग्जाम्प्ट कहा जाए, फुल्ली एग्जाम्प्ट कहा जाए, ये अलग से 10-10 नंबर के क्वेश्चन बनता है, और ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनता है। तो अकेले अलाउंस में कम से कम 30-35 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे या 50 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। कितने? 50। सब आपको तैयार करने होंगे, ठीक। तो अगली क्लास में आप पढ़िएगा पार्टली एग्जाम्प्ट अलाउंस। हम बहुत ही बेहतर नियम है उसमें EHRA का, सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है मकान किराया भत्ता।
वो आप अगली क्लास में पढ़िएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपने कमेंट करिए, जहाँ कहीं आपको दिक्कत होती है हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, PDF मिलेगी, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत कुछ यहाँ पे है। मतलब आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास लेने के लिए आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करिए, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की जानकारी दे दी जाएगी। मिनिमम फीस में आप रेगुलर क्लासेस पा सकते हैं, PDF, डाउट सेशन, एग्ज़ाम पेपर, सब कुछ आपके लिए। तो आप हमसे जुड़िए। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।